हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आपको पता है हम स्ट्रक्चरलिज्म कर रहे हैं। लिटरेरी थियरी का लेक्चर सेकंड है ये। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड डी सोशोर किए थे। ठीक है, आज का हम करेंगे रशियन फॉर्मलिज्म। सबसे पहले आज आपका काम क्या है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला अपना लेक्चर रिवाइज करें स्ट्रक्चरलिज्म का और आंसर दें मुझे। आपको कमेंट करना है सिंक्रोनिक क्या है, डायक्रोनिक क्या है और लैंग्यू एंड पैरोल, ये चारों जो टर्म है इनको एक्सप्लेन करें और कमेंट करें। ठीक है, इनके बारे में जितना पता है आपको वो सब कुछ लिखें कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन फॉर्मलिज्म, ये कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कुछ राइटर्स हैं जिनकी थिंकिंग कुछ स्ट्रक्चरलिज्म से मिलती है। तो जो कुछ थिंकर्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स, तो उनकी क्या थिंकिंग है वो देखते हैं हम। रशियन फॉर्मलिज्म, इट वॉज वर्किंग अराउंड 1920s। ठीक है, जो हमारे रशियन फॉर्मलिस्ट हैं 1920s के आसपास काम कर रहे थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी फर्स्ट स्लाइड में ही। जो जितने भी ये नेम्स हैं ना रशियन फॉर्मलिस्ट के, वो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होता है और हमें टफ लगता है। तो आपको ये सबके नाम याद करने हैं, टिप्स पर होने चाहिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है, सबसे पहले नाम आते हैं विक्टर सेक्लोवस्की। विक्टर सेक्लोवस्की, यूरी टाइनोनोव, व्लादिमीर प्रोप, बोरिस एकिनबम, रोमन जैकोब्सन, बोरिस तमस्वस्की, और ये लास्ट वाला देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ठीक है, तो ये सभी राइटर आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, और ये जो है, जो इनका ये ग्रुप था रशियन फॉर्मलिस्ट, इनकी जो थिंकिंग है किसके अराउंड घूमती थी? एक मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है, मतलब उन पर बेस्ड थी, उनको ये फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम याद होना चाहिए, मतलब दे रिवॉल्व्स अराउंड मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है ना, जो इसके राइटर्स दिए हुए हैं वो पढ़ लेना। मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये जो राइटर है इनके नेम और मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, दे रिवॉल्व्स अराउंड मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, मतलब वो उनसे इंस्पायर्ड थे। ठीक है, they relied upon the 19th century linguistic and theoretician अलेक्जेंडर वेस्लोवस्की एंड अलेक्जेंडर पोटेमी। ये दो राइटर हैं, इनको भी याद कर लेना। ठीक है, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और अलेक्जेंडर वेस्लोवस्की और ये पोटेनबिया, इनको याद कर लेना। अभी बात करते हैं सॉरी जो इनका की कंसेप्ट था। क्या इनकी अजम्पशन थी, क्या इनके मेथड से, मतलब क्या थिंकिंग लेके काम कर रहे थे। जैसे कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसका कोई पर्पज होता है ना। जैसे हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लिटरेचर में भी हम कहीं लिटरेरी थियरी पढ़ रहे हैं, कहीं क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, कहीं ब्रिटिश हिस्ट्री, कहीं दलित लिटरेचर, कहीं होलोकास्ट लिटरेचर, या फिर मॉडर्न इंडियन थिएटर, मतलब कितने टाइप्स का मटेरियल पढ़ रहे हैं हम। अब तो जर्मन, जापानीज ये राइटर भी पूछे जाने लग गए। कहीं नोबेल प्राइज विनर कर रहे हैं, कहीं पे साहित्य अकेडमी अवार्ड कर रहे हैं, है ना, कितना कुछ कर रहे हैं। तो इस चीज़ के पीछे इतनी बात बता दी मैंने। तो इन चीज़ के पीछे हमारा मकसद क्या है? कोई पर्पज है ना, हमारा पर्पज है। तो पर्पज क्या है? नेट क्वालिफाई करना या फिर नॉलेज गेन करना। तो इनका भी कुछ पर्पज था। जो हमारे रशियन फॉर्मलिस्ट थे, किस पर्पज पर, इनका बेस क्या था, ये स्टडी क्यों कर रहे थे। तो ये इनकी जो मैकेनिज्म है, जो इनकी अजम्पशन है, जो मतलब अप्रोच है, वो क्या थी? सबसे पहले दे वर मोर इंटरेस्टेड इन मेथड एंड मैकेनिज्म ऑफ लिटरेरीनेस। वो लिटरेरीनेस, इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। अब बात करते हैं लिटरेरीनेस है क्या। लिटरेरी जो वर्ड है लिटरेचर से निकल कर बना है, लग रहा है ना थोड़ा लिटरेचर से मिलता जुलता। लिटरेरीनेस, यहाँ पे लिटरेरीनेस का मतलब है भाई लिटरेचर को लिटरेचर के जैसा ही होना चाहिए, मतलब एवरीडे लैंग्वेज। तो हम बोलचाल की भाषा में हम सीधी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी अभी तो मतलब लेक्चर दे रही हूँ, ये तो मैं एक लिटरेरीनेस का एग्जाम्पल बोल सकती हूँ आपको, है ना। लेकिन जब हम आम बोलचाल में बातें करते हैं अपने घर में, क्या वो लिटरेरीनेस है? नहीं है। ठीक है, वो लिटरेरीनेस नहीं है, लिटरेचर की लैंग्वेज नहीं है। आप सीधी बात करते हैं अपने घर में। लेकिन जैसे ही हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी बिहेव करते हैं तो हमारा लैंग्वेज का स्टाइल कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये जो फॉर्मलिस्ट है ये बोलते हैं भाई जब हम अपनी कोई भी वर्क लिखते हैं तो उसकी लैंग्वेज कुछ और होनी चाहिए, लिटरेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो सिंपल लैंग्वेज नहीं फॉलो करना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए भी हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब आपको पता लगना चाहिए
मतलब आप मेरे पढ़ाए बगैर अगर आप जाओगे लिटरेरी थियरी में तो आपको पता लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, वो अपने आप को दिखा देगी मैं लिटरेरी, ये लिटरेरीनेस है। ठीक है, हम समझ नहीं पाते वहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं मतलब लिटरेचर का थोड़ा अलग लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको उसका पता लगना चाहिए कि लिटरेचर है वो। ठीक है, मतलब और सीधी बात ये बोल सकते हैं हम, चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेंज बना देना, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा स्ट्रेंज बना देना। ठीक है, ये की टर्म है इसकी, आगे दोबारा से करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इतना ही समझे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इनका जो स्टडी का है ना साइंटिफिक बेस, ये बोलते हैं जो साइंटिफिक बेस होना चाहिए थियरी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की थियरी का बेस कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब लिटरेरी एनालिसिस कुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एज साइंस। जो लिटरेरी एनालिसिस है, जब हम लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं, किसी वर्क का एनालिसिस करते हैं, तो वो एक्यूरेट होना चाहिए जैसे साइंस होती है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम फैक्ट पर बेस, बिल्कुल उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ठीक है, साइंटिफिक बेस होना चाहिए लिटरेरी एनालिसिस का। ठीक है, और फिर बात करते हैं, दे प्रोसीड फ्रॉम अजम्पशन दैट ह्यूमन कंटेंट हैज़ नो लिटरेरी सिग्निफिकेंस। ये बोलते हैं कि ह्यूमन कंटेंट मतलब इमोशंस, ह्यूमन कंटेंट, ह्यूमन के आइडियाज़, उसकी इमोशंस, इसका कोई रोल नहीं है, लिटरेरी सिग्निफिकेंस नहीं है। बल्कि ये तो एक कंटेंट देते हैं लिटरेचर के लिए, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे आइडिया हैं, इसका कोई ये लिटरेरी रेस नहीं है, इससे लिटरेचर नहीं है, ये तो एक कंटेंट है। इस कंटेंट को यूज करके लिटरेचर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोई स्टोरी बता दी, मैं आज वहाँ गई, ये किया, मैंने वो किया, या फिर मैं कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बता दिया, आपको कोई राइटर हो, ठीक है, मैंने आपको इंसिडेंट बताया, और आप क्या करोगे, मेरे इंसिडेंट को आपको अच्छा लगा तो उसको सोचोगे ये स्टोरी तो मैं लिखूंगी। क्या आप मेरी स्टोरी वैसे ही लिख दोगे? नहीं, उसमें कुछ मिर्च मसाला डालोगे। ठीक है, तो मेरे जो कंटेंट, मेरा जो इमोशन है, जो मेरा आइडिया है, मेरी जो स्टोरी है, आपने सुनी और उसको लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बात कहना चाह रहे हैं, ह्यूमन कंटेंट, ह्यूमन इमोशन क्या है, उनकी कोई लिटरेरी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इन इटसेल्फ, बट मियरली प्रोवाइडेड ए कंटेक्स्ट फॉर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेरी डिवाइस। उनको एक कंटेक्स्ट देते हैं, वो उनके लिए कंटेंट का काम करते हैं। ठीक है, बात यहां से इंपॉर्टेंट बस ये याद रखनी है, लिटरेरीनेस, साइंटिफिक बेस। अब तीसरा पॉइंट है डीफैमिलराइजेशन। The Russian formalists undermine the assumption of mimetic nature of literature. They argued that prime task of literary criticism is to analyze the constructional device whereby daily objects are transformed into new, मतलब डीफैमिलराइजेशन। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, डीफैमिलराइजेशन और कंस्ट्रक्शनल डिवाइस। वो बोलते हैं कि मिमेटिक नेचर ऑफ, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, अंडरमाइन कर रहे हैं। मिमेटिक नेचर मतलब, मिमेटिक मतलब इमिटेशन, इमिटेशन नेचर ऑफ लिटरेचर। भाई लिटरेचर को सिर्फ इमिटेशन नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ उठाई और उसकी नकल लगा दी बिल्कुल, बल्कि कुछ कंस्ट्रक्शनल डिवाइस मतलब जैसे मैं कोई पोइट्री लिख रही हूँ, मैंने सीधी बात लिख दी, ठीक है, जैसे मैंने किसी को बोला आप बहुत सुंदर हो, उसकी जगह मैं बोलूँ यू आर लाइक ए रेड रेड रोज, यू आर लाइक ए रेड रेड रोज, तो आपको पता चला ना डिफरेंस यहाँ पे। एक तो यू आर ब्यूटीफुल एंड डिफरेंस दूसरे सेंटेंस में क्या, यू आर लाइक अ रेड रेड रोज। लाइक मतलब इससे मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दी है मैंने, वो कंस्ट्रक्शनल डिवाइस है, उससे मैंने अपनी बात को थोड़ा हैवी बना दिया। ठीक है, उसको डीफैमिलियर कर दिया, उसको अलग बना दिया, है ना। बात तो सीधी थी लेकिन उसको मैंने अलग कर दिया। तो क्या बोलते हैं ये, भाई जैसे मैंने बोला, भाई जैसे मैं बोल रही हूँ आप बहुत सुंदर हो, उसकी जगह पर यही बात मैंने ऐसे ही नकल नहीं लगानी है अपने जो राइटिंग में, वो मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा स्ट्रेंज बनाओ। ठीक है, डेली ऑब्जेक्ट्स को कुछ ट्रांसफॉर्म करो न्यू थिंग में, और वो क्या होगा, डीफैमिलराइजेशन। फैमिलियर क्या होता है, जिससे हम फैमिलियर होते हैं, जिसकी हमें पहचान होती है, हमें पता है, लेकिन उसको ये बोल रहे हैं नहीं फैमिलियर मत रखो, उसको डीफैमिलियर करो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना। और की पॉइंट क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शनल डिवाइस और डीफैमिलराइजेशन, है ना। और ये मिमेटिक नेचर को थोड़ा अंडरमाइन कर रहे हैं।
थोड़ा क्या कर ही रहे हैं। However, they did not accept structural notion that literature was a system. जो स्ट्रक्चरलिस्ट नोशन है ना, वो क्या बोल रहे थे, कल पढ़ा था हमने, कल नहीं मतलब जो भी जब जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वो बोल रहे थे लिटरेचर क्या है, एक सिस्टम है। वो हर चीज़ को सिस्टम बोल रहे थे। लाइक लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को भी सिस्टम बोल रहे थे, लिटरेचर को भी। लेकिन ऑन कंट्रेरी वो ये क्या बोल रहे हैं, लिटरेचर वाज ए वर्क इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में ही एक वर्क है, ठीक है। ये सिस्टम नहीं बोल रहे। आपको सेंटेंस क्या याद रखना, लिटरेचर वाज ए सिस्टम लाइक लैंग्वेज, ये तो स्ट्रक्चरलिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, लिटरेचर वाज ए वर्क इन लैंग्वेज। अब इंपॉर्टेंट क्या आता है, वो बोलते हैं लिटरेचर वाज एन ऑटोनोमस प्रैक्टिस, सेल्फ रिफ्लेक्सिव। एक मिनट, हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि जो लिटरेचर है ना, ऑटोनोमस प्रैक्टिस है, सेल्फ रिफ्लेक्सिव। कैसे, दोबारा से सेंटेंस पढ़ें। हुज यूनिकनेस ले इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एवरीडे एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्ट इनटू समथिंग परसेप्टिबल डिफरेंट, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी बताया था डिफैमिलियराइजेशन में, वही बात घुमा फिरा कर टर्म्स अलग अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वही डिफैमिलियराइजेशन भी लगभग मुझे तो देखो वही लगता है, आपका पता नहीं, है ना। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको मेरी बात सिर्फ समझनी है। और जो टर्म्स जो हमने ये पीडीएफ में यूज़ किया, जो हमने अपनी बुक्स में हम पढ़ेंगे, वो टर्म्स आपको याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, लिटरेचर वाज एन ऑटोनोमस प्रैक्टिस। लिटरेचर क्या है, एक ऑटोनोमस प्रैक्टिस है, सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। मतलब लिटरेचर को ऑटोनोमस मतलब अपने आप में दिखना चाहिए कि वो लिटरेचर है, ठीक है, दिखना चाहिए। अभी पहले लिटरेरीनेस की बात की ना, जैसे अगर मैं बात करूं, वही बात कर दूं मैं दोबारा से, भाई यू आर ब्यूटीफुल, यू आर, और यू आर लाइक ए रेड रेड रोज, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस में पता चल रहा है ना क्या लिटरेचर है और क्या सिंपल बात है ना। या फिर मैं ये बात करूं, जब हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं तो हम भी सोचते हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी से हमें पता लगना चाहिए सामने वाले को हम पढ़े लिखे हैं, हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हमें इंग्लिश आती है ना। या फिर हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है तो दूसरे को पता लगना चाहिए भाई एजुकेटेड है। तो हम क्या करते हैं, अपने बिहेव में, अपनी लैंग्वेज में कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी आपको, आप ना मेरे को मैसेज सेंड कर देना, क्या भाई, या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो, है ना। आप मुझे मैसेज भेज देना, ये भी इंग्लिश है। ये सेंड करना, ये भी इंग्लिश है। लेकिन आप सीधा बात भी तो बोल सकते हो ना उसको, या तो इंग्लिश बोलो या हिंदी। लेकिन हम मिक्सअप करके अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने ये दिखाना चाहते हैं, भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी भी इतनी, मैं बहुत हाई फाई ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं और ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो क्या करती हूँ मैं, सेल्फ रिफ्लेक्सिव, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा दिखाने की कोशिश करती हूँ, भाई वो अपने आप दिखनी चाहिए मेरी पर्सनैलिटी में। या फिर मैं थोड़ा सा अपना पहनावा इस टाइप का करती हूँ, है ना। या कुछ भी है एजुकेशन के अलावा, या कुछ भी, अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं चाहती हूँ भी मेरे कपड़ों से, मेरे शूज़ से, या किसी भी चीज़ से पता लगना चाहिए सामने वाले को, है ना। तो ये बात मैं बता रही हूँ सेल्फ रिफ्लेक्सिव होता क्या है। तो ये भी यही बोल रहे हैं, लिटरेचर वाज एन ऑटोनोमस प्रैक्टिस, सेल्फ रिफ्लेक्ट मतलब वो एक ऑटोनोमस प्रैक्टिस है। वो अपने आप, ऑटोनोमस क्या होता है, अपने आप को, ऑटो क्या होता है, अपना, अपने आप, ऑटोनोमस प्रैक्टिस है, वो सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। लिटरेचर अपने आप को स्वयं प्रदर्शित कर देगी आपके सामने, ठीक है। आपको उसको टटोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बोलता है, यूनिकनेस ले इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, और इसमें यूनिक है कि ये एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को एक कुछ अलग दिखाती है, ठीक है, अलग दिखाती है। जैसे कोई मटका है, एक कॉमन पीपल उस मटके के बारे में बोले, मटका, घड़ा, है ना। कोई कॉमन पीपल घड़े के बारे में कुछ बोलेगा, या फिर एक थोड़ा राइटर वो उस मटके के बारे में कुछ और बोलेगा, है ना। लिखने के लिए बोल दिया जाता है, उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस दिखेगा। तो यही बोल रहे हैं, जो हमारा लिटरेचर है वो जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेंज बना देता है, डिफरेंट कर देता है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये याद रखना, पोइट्री इज देयरफॉर ए कंट्रोल्ड वायलेंस अपॉन लैंग्वेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, ये रसियन फॉर्मलिस्ट से जुड़ी हुई है। पोइट्री कंट्रोल्ड वायलेंस है लैंग्वेज पर, कंट्रोल्ड वायलेंस, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे ही याद कर लेना।
ठीक है, अब इनकी अजम्पशन तो खत्म हुई, क्या इनका मेथड्स था, क्या इनका बेस था स्टडी का। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन इनके राइटर्स की। ठीक है, अभी ये भी वही बात बोल लेंगे बार बार घुमाकर, भाई लिटरेचर थोड़ा स्ट्रेंज होना चाहिए, उसको अपने आप में अलग दिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें जो 4 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए हैं, लिटरेरीनेस, डिफेमिलराइजेशन या कंस्ट्रक्शनल डिवाइस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं साइंटिफिक बेस होना चाहिए। और लास्ट में क्या था, पोइट्री इज कंट्रोल्ड वायलेंस अपॉन लैंग्वेज, है ना। और ऑटोनोमस प्रैक्टिस है, लैंग्वेज क्या है, ऑटोनोमस प्रैक्टिस है, या सेल्फ रिफ्लेक्सिव है। लिटरेचर नहीं, लैंग्वेज नहीं, लिटरेचर को बोल रहे थे। लिटरेचर बोलो, टेक्स्ट बोलो, बुक बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, बस आपको कोई पॉइंट याद रखना, ऑटोनोमस प्रैक्टिस। अब बात करते हैं विक्टर सेक्लोवस की, जो टर्म हमने की थी ना, जो, एक मिनट पेन ले लेती हूँ, डिफेमिलराइजेशन, ये की थी ना। तो इस नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मीनिंग हम समझ चुके हैं। तो इस नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है भाई, ये टर्म किसने कॉइन की थी, सबसे पहले कॉइन नहीं, मतलब किसने यूज किया है, ये कि हमारे विक्टर सेक्लोवस्की ने। उनका एक ऐसे आता है आर्ट एज टेक्निक, इनका ये एक ऐसे है, उसमें यूज करते हैं ये टर्म डिफेमिलराइजेशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट जो बात है, मैं यहाँ पे कुछ लिखना भूल गई, जल्दी जल्दी में एक बात लिखो। जो विक्टर सेक्लोवस्की हैं, दे डिफाइंड लिटरेचर इन लिंग्विस्टिक टर्म, कॉलिंग इट, मतलब लिटरेचर को वो डिफाइन कर रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल स्टाइलिस्टिक डिवाइस इम्प्लॉयड इन इट। ठीक है, अपने नोट्स में लिखो इस लाइन को, द सम टोटल ऑफ ऑल स्टाइलिस्टिक डिवाइस इम्प्लॉयड इन इट। ठीक है, लिटरेचर के बारे में बोल रहे हैं, लिटरेचर वही बात करें, स्टाइलिस्टिक डिवाइस बोल लो, कंस्ट्रक्शनल डिवाइस बोल लो, है ना, जो हम लिटरेचर में अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन या स्टाइलिश डिवाइस होते क्या है, लाइक अपनी पोइट्री में हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, या इडियम फ्रेज का यूज़ करते हैं, या फिर राइम, मीटर, सिलेबल, ये कंस्ट्रक्शनल डिवाइस, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लिटरेचर क्या है, इनका एक सम ऑफ टोटल है, मतलब इनसे मिलकर बना हुआ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिफेमिलराइजेशन तो दोबारा से देखते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, एक मिनट, हाँ, डिफेमिलराइजेशन तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसको ये यही बोल रहे हैं ना, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेंज बना देना, इसका मतलब क्या है, मेक स्ट्रेंज, मतलब किसको स्ट्रेंज बना देना, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को। द डिफेमिलराइजेशन अनेबल्स अस टू एक्सपीरियंस द आर्टफुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये डिफेमिलराइजेशन क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उनकी आर्टफुल, किसी ऑब्जेक्ट की आर्टफुलनेस दिखाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये इतना ही है, आगे करते हैं इसके बारे में। यहाँ से क्या याद रखना है, विक्टर सेक्लोवस्की का जो टर्म है डिफेमिलराइजेशन, एक मिनट, जो क्वाइन की है डिफेमिलराइजेशन इन्होंने की है, इसका मतलब है मेक स्ट्रेंज, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रेंज बना देना, उस बात को सीधा सीधा ना कहकर घुमाना फिराना। ठीक है, और उनको फैमिलियर न रहने देना, और ये आर्ट एज टेक्निक में इन्होंने क्वाइन की है। अभी बात करते हैं बोरिस तेमसोवस्की, इन्होंने 2 टर्म दिए आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है ये टर्म्स, फैबुला एंड स्यूजेट। ये फैबुला और स्यूजेट क्या है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। फैबुला ये रशियन टर्म है ना, तो इसका फैबुला का मतलब है स्टोरी, लिख लेना इसको, स्टोरी, और स्यूजेट का मतलब है प्लॉट। आपको याद क्या रखना है, ये फैबुला किसने टर्म कॉइन की है, बोरिस तेमसोवस्की, और स्यूजेट ये भी इन्होंने ही। और इसका फैबुला का मतलब है स्टोरी, स्यूजेट का मतलब है प्लॉट, इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, स्टोरी मैचिंग में पूछ लेते हैं फैबुला का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, फैबुला मतलब फेबल, FABLE, फेबल होता है ना, जिसका मतलब स्टोरी होता है ना, 20 फेबल बोल देते हैं जैसे हम, तो ऐसे याद किया था, जो बच गया वो प्लॉट है ना। अभी बात करते हैं मतलब एक्स्ट्रा करते हैं कुछ बात, है ना, मतलब आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब थोड़ा एडवांस में है ये बातें। फैबुला है क्या, वास्तव में इसको इन्होंने बोला क्या है, ये बोलते हैं द स्टोरी इज, या फैबुला इज एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दे हैव ऑक्योर्ड। मतलब क्या है ये फैबुला, एक एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, मतलब जो कोई बात हुई है, कोई स्टोरी हुई है, इट इज रॉ मटेरियल फॉर आर्टिस्टिक वर्क। अभी मैंने लास्ट में बताया था ना,
जैसे आप राइटर हो, मैं आपको आकर अपनी कुछ बात बताती हूँ, कोई भी स्टोरी बताती हूँ, मैंने ऐसे देखा वैसे देखा, लेकिन आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, ठीक है? तो मेरी स्टोरी आपके लिए क्या हुई? रॉ मटेरियल हुई ना। तो आप उसको क्या करोगे? अच्छा भाई ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं इस पे कुछ कहानी लिखता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ, है ना? तो या फिर मैं अपने कुछ अपना पेन बताऊँगी उनको, या फिर कुछ कुछ भी इंसिडेंट बताऊँ इमोशनल, वो सोचेंगे चलो मैं इस पे पोएम लिख देता हूँ। तो मेरी इमोशंस, मेरा जो स्टोरी है वो क्या हुआ? वो हुई रॉ मटेरियल। और जो वो राइटर जो आप हो, जो वो पोइम लिखोगे, वो क्या होगा? आपका शूजेट प्लॉट, उसको प्लॉट में कंस्ट्रक्ट करोगे आप, है ना? है ना? बस ये बात है यहाँ पे। तो और आप उसको कैसे करोगे? उसको क्या करोगे? पहले रिपीटेशन करोगे, रिपीटेशन तो होगा ही, वो स्टोरी दोबारा से याद करोगे, या फिर रिपीटेशन, या उस स्टोरी को ही तो लिखोगे ना, रीऑर्डरिंग, उसका ऑर्डर लगाओगे, जक्स्टापोजिशन ऑफ द इवेंट्स, ठीक है? ऐसे मतलब उसको मॉडिफाई करोगे। प्लॉट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिगार्डिंग द इवेंट्स एज फैमिलियर, फिर वही बात होगी, है ना? वही बात बताई थी ना मैंने डी फैमिलियर में। तो अभी क्या होगा? मैंने आपको स्टोरी बताई, आपने मेरी स्टोरी लिखी, जब मैंने बताई तो फैबुला थी, जब आपने लिखी वो स्यूजेट हो गई, प्लॉट हो गई। और फिर क्या हुआ इससे? आपने मेरी स्टोरी को डी फैमिलियर कर दिया, है ना? वो इवेंट्स को वैसे ही मैं ही जब पढ़ूंगी ना, आपने इस टाइप से लिखी मेरी स्टोरी, इस टाइप से मुहावरे लोकोक्ति यूज किए, अगर मैं पढ़ने के उसके काबिल हूँ, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, आपकी स्टोरी पढ़ पा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मीनिंग निकाल लूंगी। तो मैं भी शायद उसका मीनिंग, मतलब अगर एजुकेटेड हूँ तो मीनिंग निकाल लूंगी, लेकिन अगर अनएजुकेटेड हूँ तो शायद मीनिंग ना निकाल पाऊँ, सिर्फ मैं उसको पढ़ पाऊँ। वो डी फैमिलियर होगी, मेरी स्टोरी मुझसे डी फैमिलियर होगी, ठीक है? आई थिंक आप समझ चुके होगे, है ना? तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? फैबुला, फैबुला किसने दी है ये टर्म? बोरिस टेमोसोवस्की ने दी है। और फैबुला का मतलब है स्टोरी, सुजेट का मतलब है प्लॉट, और जो रॉ मटेरियल क्या है? फैबुला है। और ये जो हमें डिफेमिलियर कौन कर रहा है? सुजेट। सुजेट हमें डिफेमिलराइज कर रहा है इवेंट से। जो इवेंट थी ना, जैसे हकीकत में वो घटना घटित होती है ना, उसको डिफेमिलियर कर दिया है मुझसे, है ना? समझ चुके होगे शायद। अब बात करते हैं बोरिस एकिनबम, लास्ट राइटर, मतलब इस अपने लेक्चर में। बोरिस एकिनबम, इनका एक कंसेप्ट होता है स्केच। स्केच, ठीक है? ये एक रसियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टेल। अभी इसमें क्या है, एक इनका वर्क आता है, गोगोल नहीं, इनका नहीं होता, गोगोल्स ओवरकोट। गोगोल जो एक राइटर होते हैं, ओवरकोट, उनकी एक स्टोरी होती है, ठीक है? उस पर अप्लाई करते हैं ये कंसेप्ट ऑफ स्केच। चलिए पहले देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ स्केच होता क्या है। इट इज रसियन ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव। ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव, किसी नैरेटिव को ओरली बताना, ठीक है? वो एक स्टाइल है, मतलब किसी स्टोरी को ओरली बताने का एक स्टाइल है स्केच। इसने ये जो टर्म है स्केच इज ए रशियन ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव। द वर्ड कम्स फ्रॉम स्केच, पता नहीं ये प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप देख लेना इन वर्ड को। ये कहाँ से आया? ये वर्ड आया है स्केच से, स्केच से, टू टेल, जिसका मतलब होता है टू टेल। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सच वर्ड एज राक्स, शॉर्ट स्टोरी, या स्काजा, फेयरी टेल, ठीक है? याद रख लेना, जो इन ये टर्म है इनको देख लेना क्या है, मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब रैक्स का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, और एक मिनट, रैक्स का मतलब है शॉर्ट स्टोरी, स्केजा का मतलब है फेरी टेल, मतलब एक टाइप से स्टोरी के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है? स्केच क्या है? ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव, किसी स्टोरी को ओरली बताना, उसकी एक स्टाइल है। द स्पीच मेक्स अस ऑफ डायलेक्ट एंड स्लैंग, एक मिनट, द स्पीच मेक्स यूज ऑफ डायलेक्ट एंड स्लैंग इन ऑर्डर टू टेक ऑन पर्सोना ऑफ ए पर्टिकुलर करेक्टर। और क्या है जो स्केच में क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं वो बात बताई गई है। हम डायलेक्ट्स मतलब बोली, स्लैंग, ये भी थोड़ा स्लैंग मतलब थोड़ा नेगेटिव, लाइक डायलेक्ट ही लगा लो आप, नेगेटिव टर्म है ये। अब जब हम अपनी अपनी बोली होती है ना, एक तो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, इंग्लिश,
और जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, ये क्या है, हमारी डायलेक्ट है। तो उस बेसिक जो डायलेक्ट्स हैं उनका यूज़ होता है इसमें। या फिर इनको ये भी बोल सकते हैं प्यूक्लियर आइडियम्स, स्लैंग, डायलेक्ट, उनका यूज़ करके हम जब किसी स्टोरी को बताते हैं तो वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्केच। बस आपको क्या याद रखना है, ये स्केच का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू टेल, कॉइन्ड बाय बोरिस एकिनबम, और ये एक ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव है। इसमें यूज किस चीज़ का होता है, डायलेक्ट और स्लैंग का। और क्यों यूज करते हैं इस टाइप की लैंग्वेज, अभी तो वो बोल रहे थे पीछे वाले भाई साहब कि भाई एक लिटरेरीनेस करो, लिटरेचर में उसको पता चलना चाहिए भाई लिटरेचर है, मैं लिटरेचर को पढ़ रहा हूँ। अब ये बोल रहे हैं भाई डायलेक्ट स्लैंग, क्योंकि ये बोल रहे हैं भाई कोई जैसे मैंने किसी करेक्टर की स्टोरी उठाई, मैंने अपनी स्टोरी आपको बताई, तो मैंने अपनी बात आपको हरियाणवी में बताई, भाई मेरे साथ ये हुआ है, तो ऐसे बताई मैंने अपनी बात। तो जब कोई राइटर मेरी यही बात को उठाकर एज इट इज, मतलब डायलेक्ट्स यूज करके मेरी बोली को उठाकर और वो मेरी स्टोरी लिखता है, क्यों लिखता है, क्योंकि वो पर्सोना की जो जो हीरोइन है, मतलब हीरोइन नहीं, जो करेक्टर है उसकी ही लैंग्वेज में स्टोरी को हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, ये इतना बड़ा झोलमोल जो मैंने किया है, जो बताने की कोशिश की है, वो यही बताने की कोशिश की है, ये ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव है, इसमें डायलेक्ट और स्लैंग का यूज़ होता है, या पिकुलियर इडियम हो, ये इडियम फ्रेज, मुहावरे, लोकोक्ति, पिकुलियर मतलब कुछ स्ट्रेंज, कुछ अलग टाइप के, उसका यूज़ होता है, और इसका मतलब टू टेल होता है। इतना ही याद रखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, और थोड़ा सा ये और कर लेना, ये टर्म कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, स्केच से, है ना, इतना ही। आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, ये बात करते हैं, दे डिस्क्राइब द फिनोमिना एज ए फॉर्म ऑफ अनमेडिएटेड और इम्प्रोविजनल स्पीच। क्या बोल रहे हैं जो हमारे बोरिस एकिनबम साहब हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये जो जो पूरा फिनोमिना है ना, जो स्केच का, ये अनमेडिएटेड है, इम्प्रोविजनल स्पीच, मतलब इस पे कोई मेडिटेशन नहीं की गई है, मतलब सोच समझ कर कोई बात नहीं बोली गई है। ठीक है, वैसे ही एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। एक तो हम फॉर्मल होते हैं अपनी जब हम जॉब करते हैं वहाँ पे फॉर्मल होते हैं, अपने घर में इनफॉर्मल होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कुछ सोच समझ कर बात नहीं बोली गई है यहाँ पे, बस वैसे ही बोल दी गई है। मतलब जो जो स्केच है उसको क्या बोल रही है, अनमेडिएटेड और इम्प्रोविजनल स्पीच, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, स्केच क्या है, आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, ये स्केच क्या है, इसमें यूज डायलेक्ट, स्लैंग, इस टाइप की लैंग्वेज, प्यूकुलर इडियम्स का यूज होता है, और ये अनमेडिएटेड और इम्प्रोविजनल स्पीच है। ठीक है, स्पीच क्यों है, क्योंकि ओरल फॉर्म ऑफ नैरेटिव है ना, ओरली कोई नैरेटिव बताना है, तो मैं किसी चीज़ को आपको बता रही हूँ, तो मैं वो स्पीच ही हुई ना, और जो अनमेडिएटेड होगी मेरी स्पीच। ही अप्लाइड इट स्पेसिफिकली टू निकोलाई गोगोल, ये एक राइटर हैं, तो ये जो टर्म है ना स्केच, इन्होंने अप्लाई किया निकोलाई गोगोल, इनका एक वर्क है ओवरकोट, मतलब शॉर्ट स्टोरी है, उस पर अप्लाई किया, और इसने अपने उस ऐसे को नाम दिया है। ठीक है, इन्होंने इस पर अप्लाई किया है इसको, और फिर जो अपना वर्क लिखा है उसका नाम है हाउ गोगोल्स ओवरकोट इज मेड। इनका जो ये ऐसे 1919 में पब्लिश हुआ, ये जो वर्क है हाउ गोगोल्स ओवरकोट इज मेड, रिटन बाय बोरिस एकिनबम, बेस्ड ऑन निकोलाई गोगोल्स ओवरकोट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आपको ऑप्शन में ये आ सकता है हाउ गोगोल्स ओवरकोट इज मेड, भाई बोरिस एकिनबम, बोरिस तेमोसोवस्की, या फिर निकोलाई गोगोल। तो आप सोचोगे ओवरकोट तो निकोलाई गोगोल ने लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये बेस्ड है निकोलाई गोगोल के ओवरकोट शॉर्ट स्टोरी पे। इंपॉर्टेंट है ये ओवरकोट, इसको पढ़ना है, जब हम ये रसियन राइटर करेंगे ना तब करेंगे इनको। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोरिस एकिनबम का ये हाउ गोगोल्स ओवरकोट इज मेड, पब्लिश्ड इन 1990। एकिनबम saw sketch as central to Russian culture and believed that a national literature could not develop without a strong attachment to oral tradition। ये बोलते हैं कि जो रशियन कल्चर में स्केच है जो सेंट्रल है, ठीक है, सेंटर पे रहता है,
ये जो है, जो नैरेटिव का जो स्टाइल, जो ओरल ट्रेडिशन है, नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है जो स्केच है, जो फॉर्म ऑफ नैरेटिव है, वो सेंटर में है। और क्या बोलते हैं, किसी भी लिटरेचर को, लिटरेचर कुड नॉट डेवलप विदाउट ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू ओरल ट्रेडिशन। कोई भी लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन के अटैचमेंट के बिना डेवलप नहीं हो सकती। ओरल ट्रेडिशन उसके पीछे मेन रोल अदा करता है। कैसे, जैसे कोई भी स्टोरी लिखनी है, कोई भी लिटरेचर है, तो जो ओरली बातें हमने सुनी है ना भाई, एक बार जैसे हम बताने लगते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं, जैसे भाई पहले तो एक ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। कुछ ओरली हमारी जो स्टोरी है वो भी तो ट्रांसफ़र होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, उनका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं होती है ना। तो वो कुछ ओरल स्टोरीज भी होती हैं जो हमारे लिटरेचर का पार्ट बनती हैं, और वो इन ओरल जो ट्रेडिशन है, ओल्ड जो स्टोरी है, ओरली जो लिटरेचर है, उनको किसी भी लिटरेचर का सेंट्रल पॉइंट बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बोरिस एकिनबम। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद यही रखना है, जो मैंने अभी इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट कर रखे हैं भाई, क्या है क्या नहीं है। जैसे इसमें स्केच, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, और किस वर्क में आया है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और मैंने काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश की है। तो शायद अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो मैं पिछले लेक्चर की जो मैं बातें पूछ रही हूँ आपसे, उसका कमेंट करें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपको कितना याद है, कितना समझ आया। और मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालती हूँ अपने वन डे कंसेप्ट पर बेस। ठीक है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर बताऊंगी। आप वन डे कंसेप्ट की छोटी सी वीडियो होती है, उसको भी देखें। और ये वन डे कंसेप्ट मैंने 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं आपका, इसीलिए चलाया हुआ है। अब जब आपका पेपर होगा ना, अगर 15-20 दिन के बाद होता है या 1 महीने के बाद होता है, तो आप सोचो वन डे कंसेप्ट में आपका कितने मतलब 30 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 2-3 मिनट या हद मार के 7 मिनट, बस इससे ज़्यादा मेरी वीडियो नहीं होती वन डे कंसेप्ट पर। तो उससे ज़्यादा तो आप शायद शॉर्ट्स में टाइम लगा देते हो। तो इससे अच्छा है आप वन डे कंसेप्ट देखें और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं वो शेयर कर रही हूँ। शायद मुझे नहीं लगता वो कोई और शेयर कर रहा है वो पॉइंट। मुझे नहीं लगता यूट्यूब, मतलब ये यूट्यूब कल्चर है, इसमें कहीं पे भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ उन वीडियो को जाकर देखें। और जो मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल दूँगी, आज मैंने स्टार्ट किया है, डेली कोशिश करूँगी। अगर आपका मतलब सपोर्ट मिला, आप उस पर कमेंट कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगी और भी क्वेश्चन डालूँ, और आप उस पर कमेंट करना, उसका आंसर बताने की कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर टुडे।